वेलकम इंजीनियर्स। तो जनाब हम लोगों की सीरीज़ चल रही थी एसएससी जेई की पीवाई क्यू। तो जिसमें हम लोग एसएससी जेई 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जो हमारे 4 शिफ्ट में कंप्लीट हुए थे। आज हमारी क्लास 3 होने वाली है। अगर आपने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। बाकी मैं आप लोग को लिंक भी जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप उनको विजिट कर सकते हो। और अगर आप लोग को यार ये मेहनत अच्छी लगती है, ये एफ़र्ट अगर आप लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग को मालूम है लेक्चर रिकॉर्ड करने में बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोग की जाती है, तो इसलिए प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारा कंटेंट जो है यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का जो है आप लोग के लिए काम करने का मन करता है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द इनिशियल एंड फाइनल टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट रेस्पेक्टिवली आर। जो आपका ओपीसी होता है, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उसके लिए आपसे पूछा है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सर सीमेंट क्या होता है, सीमेंट हमको बताइए। तो सीमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सीमेंट हमारे पास क्या है, एक एडिसिव बाइंडिंग मटेरियल है। कैसा है, एक एडिसिव बाइंडिंग मटेरियल। अब एडिसिव क्यों है, तो एडिसिव ये है इसलिए हम इसको एडिसिव बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट्स प्रॉपर्टीज़ के दो मटेरियल्स को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। जैसे कि आप देखो ब्रिक, ब्रिक की अपना एक मटेरियल है जिससे वो मिलकर बना हुआ है। और अगर आप बात करो कंक्रीट, कंक्रीट का अपना अलग एक मटेरियल है जिससे वो मिलकर बना हुआ है। अगर आप बात करो स्टील की, ठीक है, तो इन सबको देखो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और सब अपने अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। इसके बावजूद भी सीमेंट क्या कर सकता है, इनको ऐड कर सकता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एक ऐसा एक एडिसिव है जो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ के मटेरियल को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। यहाँ पे बात करें स्टैंडर्ड डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की, तो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप लोग की होती है, यानी कि 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। वेट की बात करें, वन बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो कितना होता है, 50 किलोग्राम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में कि सीमेंट के कंपोजिशंस जो होते हैं उनके बारे में बताइए। सीमेंट किससे मिलके बना होता है, तो सीमेंट के कुछ कंपोजिशंस होते हैं जिनको याद करने की ट्रिक होती है सुपर स्टार एलम। क्या होती है गाइस, सुपर स्टार एलम। तो S4 होता है यहाँ पर सिलिका, S4 होता है यहाँ पर सल्फर, A4 होता है एलुमिना, L4 होता है आप लोग का लाइम, O4 होता है आप लोग का ऑक्साइड्स ऑफ आयरन और M4 होता है आप लोग का मैग्नीशिया। तो यहाँ पे सिलिका की बात करें तो सिलिका आप लोग का 17% होता है। यहाँ पे S सल्फर की बात करें तो आप लोग का 1 to 3% होता है। एलम की बात करें तो सर एलम क्या होता है, 3 से 8% हमारा होता है। एल लाइम की बात करें तो 60%। मैक्सिमम पूछा जाता है कौन सा कंपोजिशन होता है, तो लाइम आप लोग का होता है 60%। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन की बात करें तो 5 to 6% होता है। और एम मैग्नीशिया की बात करें हम लोग तो 1 to 4% हम लोगों का ये मैग्नीशिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी सीमेंट से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम बात करें ओपीसी की, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम आप लोग का होता है वो आप लोग का होता है 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है, 10 आवर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और भी हम पॉइंट्स देख लेते हैं अपना। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो 3 ग्रेड्स में अवेलेबल होता है। एक होती है ओपीसी 33, एक होती है ओपीसी 43, एक होती है ओपीसी 53। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है ग्रेड, तो इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, फिर हम बोले कि जो इनकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 28 डेज़ के बाद जो स्ट्रेंथ मिलती है उसके बेस पे क्या इनको कैटेगराइज करा जाता है। यानी कि ओपीसी की बात करें तो ओपीसी जो 33 है, इसका मतलब है कि जो ओपीसी 33 है उसकी 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलेगी वो हमको 33 मेगा पास्कल इसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें इनिशियल सेटिंग टाइम की, तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है हमारा ओपीसी का वो 30 मिनट होता है। और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है हमारा वो कितना होता है, 10 आवर, या जिसको हम लोग क्या बोलते सकते हैं 600 मिनट हमारा होता है। एक टेस्ट होता है साउंड नेस टेस्ट। साउंड नेस का मतलब होता है कि जो सीमेंट है वो सेट होने के बाद कितना एक्सपेंड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम साउंड नेस। तो सीमेंट की जो साउंड नेस्ट है ओपीसी की वो हमारी 5 to 10 mm के बीच होती है। और साथ में इसको हम ली चैटलियर एपरेटस से फाइंड आउट करते हैं। ली चैटलियर एपरेटस और ऑटोक्लेव दो हमारे पास मेथड होते हैं। तो ली चैटलियर मेथड का जो है हम लोग यूज़ करते हैं और ऑटोक्लेव का भी हम लोग यूज़ करते हैं। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, किसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। जो आपका ली चैटलियर होता है ये आप लोग का जो उसमें साउंडनेस होती है ड्यू टू
ड्यू टू लाइम जो होती है उसको हम मेजर करते हैं अपना ली चैटलेट से, और ड्यू टू लाइम और मैग्नीशिया जो होती है उसको हम मेजर करते हैं अपना ऑटोक्लेव से। तो ये हमारे पास मेथड्स होते हैं। लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से अगर मेजर करनी है तो ऑटोक्लेव होता है, और सिर्फ लाइम की वजह से मेजर करनी है तो ली चैटलेट एपरेटस हमारे पास होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है 10 to 15% होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो भी होगी उसका 10 to 15% होगी, ये आपको ध्यान रखना। और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है आप लोग की वो 2 MPa 2.5, और आप लोग की 3 डेज और 7 डेज में जो इसकी हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है वो 3 डेज में देखने को मिलती है 2 MPa, और 7 डेज में देखने को मिलती है 2.5 MPa। इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी मैंने आप लोग को बता ही दिया कि जो इसकी 33 ग्रेड है आप लोग की, वो आप लोग की किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। बाकी 22 आप लोग की ग्रेड है तो 22 हो जाएगा, मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन याद रखना 33 है तो वो हमारी मेगा पास्कल में होती है। मेगा पास्कल का मतलब हो गया आप लोग का न्यूटन पर mm²। लेकिन अगर इसी को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ओपीसी से रिलेटेड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से रिलेटेड, वो सारे मैंने आप लोग के साथ जो है वो डिस्कस किए। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। तो यार वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने के लिए। डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, देखिए हमसे उसने बोला कि जो डेंसिटी है ना वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब सर मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सर, मीटर क्यूब होती है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको बताना है क्या होगा। तो अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का, तो मास को हम क्या लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूले में m, और लेंथ है मीटर तो इसको लिख देंगे हम L3। तो कितना हो जाएगा हमारे पास m L⁻⁻3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपना m⁻1 L⁻−3 और t⁻0। अगर इस तरीके से भी ऑप्शन में मिलता तब भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा अभी के लिए हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी आप लोगों को मालूम ही है डेंसिटी क्या होती है, तो सिंपल है, तो इसमें कुछ है ही नहीं आपका। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जनाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम लॉ फॉर वाटर सीमेंट रेशियो इज ट्रू। जो अब्राहम्स लॉ होता है आप लोगों का, सबसे पहले बात करेंगे सर अब्राहम्स लॉ क्या होता है और इसने क्या बोला था वाटर सीमेंट रेशियो को लेकर के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब्राहम्स लॉ ने बोला था कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना कंक्रीट की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वाटर सीमेंट रेशियो के। अगर आप लोग क्या है वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाते जा रहे हो तो आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट्स द लॉ ऑफ अब्राहम्स लॉ। जिसो अब्राहम लॉ था आप लोग का, ये आप लोग का उसका स्टेटमेंट था कि जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो वाटर सीमेंट रेशियो की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है सर, तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या करता है, हमको वाटर नाम से क्लियर रहा, वाटर सीमेंट यानी कि ऊपर वाटर होगा और नीचे क्या होगा, सीमेंट। तो ये वाटर सीमेंट रेशियो क्या करता है, हमको हेल्प करता है किस चीज़ में, डिसाइड, क्या चीज़ करने में, डिसाइड द स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जो आपकी कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी कैसी रखनी है, हमको कितनी रखनी है, ये सब डिसाइड करने में हमको कौन हेल्प करता है, वाटर सीमेंट रेशियो हमको हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इंक्रीज़ करेंगे अपना वाटर सीमेंट रेशियो को तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी अगर वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज करोगे तो आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनका कुछ ग्राफ भी था जो इन्होंने प्लॉट करके दिया था हमको, वाटर सीमेंट रेशियो वर्सेस जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो एक तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ली, एक तरफ वाटर सीमेंट रेशियो। तो इसका जो ग्राफ हमको देखने को मिला कुछ इस तरीके का ग्राफ, एक हमको आप बोल सकते हो कॉनकेव नेचर का, एक कॉनकेव नेचर का जो ग्राफ है वो हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देखो अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम था तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या थी, ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता गया तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती गई, कम होती गई। तो देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहाँ आ गई अगर हमने वाटर सीमेंट रेशियो को यहाँ पे बढ़ाया है। तो ये अब्राहम्स लॉ था आप लोग का। और याद रखना वाटर सीमेंट रेशियो क्या करती है, हमको हेल्प करती है किस चीज़ में, डिसाइड करने में कि क्या हमारी स्ट्रेंथ और क्या वर्केबिलिटी रहने वाली है कंक्रीट की। तो ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, विच प्रिंसिपल स्टेट, कौन सा प्रिंसिपल है, कुछ प्रिंसिपल्स हमको दिए हुए हैं तो इनमें से कह रहा है कि कौन से का स्टेटमेंट है कि द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर अ फंक्शन रिएक्शन शियर फोर्स मूवमेंट इज टू सेम स्केल एज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम व्हेन बीम इज़ एक्टेड ऑन बाय द फंक्शंस। यानी कि हमको बात कर रहा है कि जो इन्फ्लुएंस लाइन होता है, जो रिएक्शन शियर फोर्स और जो बेंडिंग मोमेंट के लिए बनाया जाता है आप लोग का सेम स्केल पर, जो एक डिफ्लेक्टेड शेप की तरह दिखता है, एक बीम की डिफ्लेक्टेड शेप की तरह दिखता है, वो हमारा इनमें से किसका स्टेटमेंट है? तो वो हमारा स्टेटमेंट है म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल। हमारे पास और भी प्रिंसिपल होते हैं, जो हमारे पास ILD होता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन जो सबसे वैल्यूएबल प्रिंसिपल माना जाता है वो म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल माना जाता है। अब आप कहोगे सर ILD होता क्या है? तो देखिए, जैसे हमारे पास क्या होता है, दो तरीके के लोड होते हैं, एक स्टैटिक लोड होता है और एक हमारे पास मूविंग लोड होता है। तो स्टैटिक लोड का इफेक्ट जानने के लिए तो हम लोग क्या बनाते हैं, अपना SFD बनाते हैं और BMD बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जो स्टैटिक लोड होता है उसका इफेक्ट जानने के लिए, सॉरी गाइज, उसका इफेक्ट जानने के लिए हम लोग क्या है, अपना SFD और BMD बनाते हैं। बट अगर हमारे पास मूविंग लोड है तो मूविंग लोड का इफेक्ट क्या रहेगा किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, सपोज कोई आपका ब्रिज है या कोई भी एक स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला, उसको शो करने के लिए हम लोग बनाते हैं अपना ILD। और इस ILD को बनाने के लिए हमारे पास एक जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रिंसिपल होता है वो होता है म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल। अब ILD हम लोग किस किस के लिए बनाते हैं, तो कोई भी नॉर्मल रिएक्शन है उसके लिए भी बनाते हैं, शियर फोर्स है उसके लिए भी बनाते हैं, और कोई भी मोमेंट आप लोग का आने वाला उसके लिए बनाते हैं, तीनों के लिए हम जो है यहाँ पर बनाते हैं। अब ये जो हमारे पास जो बन के आता है जो म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ILD बन के आता है, ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर हमारी डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना कुछ पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। तो स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा क्या करता है, रिएक्शन को या फिर किसी भी शियर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं अपना। तो इट इज़ यूज टू ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। जो हमारे पास म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल है, जो MBP है, ये हमारा यूज करा जाता है डिटर्मिनेट एज वेल एज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का ILD बनाने के लिए। ILD फॉर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज लीनियर। म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है तो उसके लिए जो ILD आएगा आपका बन के, वो कैसा आएगा, एक लीनियर डायग्राम बन के आएगा। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉइंट। और जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उसके लिए कैसा आएगा, कर्वी लीनियर आएगा। उसके लिए कैसा आएगा, एक कर्व की टाइप का आप लोग का जो डायग्राम है वो बन के आएगा ILD। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन और डिफ्लेक्शन कर्व। और ये जो आप लोग का होता है इन्फ्लुएंस लाइन, जो इसका डायग्राम जो बनता है वो एक बिल्कुल उसकी तरह बनता है जैसे एक डिफ्लेक्शन कर्व होता है। कैसे, सपोज आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे आपने क्या लगाया, लोड, तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा ही तो होगा, इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो ये डिफ्लेक्शन की तरह दिखने वाला जो कर्व होता है, इसी को इन्होंने बोला था कि ILD की तरह आप लोग का होता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि इट इज़ अ स्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। इन्होंने बोला कि ये बिल्कुल एक एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का। अब मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या थी, तो वो भी एक बार रिकॉल कर लो। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या थी, उसमें आप लोग को बताया था कि अगर मान लो तो ये बीम है आपके पास और यहाँ पे D और C पॉइंट है, तो अगर आपने C पॉइंट पे लोड लगाया और आपने D पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चेक करा, और अगर आपने D पॉइंट पे लोड लगाया और C पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चेक करा, तो दोनों ही डिफ्लेक्शन क्या होंगे आप लोग के, सेम होंगे। डिफ्लेक्शन एट CD और डिफ्लेक्शन एट DC क्या होगा आप लोग का, इक्वल होगा। एक इसका स्टेटमेंट था मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का। देखो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को अपना जो वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स है ना, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आप लोग को, पूरी स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कराए हुए हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, VIP सिविल गुरु का आप चेक करो। बहुत ही अच्छा बहुत ही एकदम सिस्टमेटिक वे में आप कह सकते हो मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन करा हुआ है। अगर किसी को सिविल इंजीनियरिंग की C भी नहीं आती ना, तो भी इसको वो समझ सकता है, इतने बेसिक तरीके से उसमें चीज़ों को समझाया हुआ है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 6 पॉइंट की। तो इसमें क्या बोला, ILD इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ। तो ILD क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, रिएक्शन का, शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का एट ईच एंड एवरी सेक्शन व्हेन यूनिट लोड मूव्स फ्रॉम वन टू अनदर एंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो इन्होंने क्या करा था, म्यूलर ब्रेसलो ने बोला कि रिएक्शन के लिए, शियर फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए, तीनों के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ILD बना सकते हो। उसके लिए आपको यूनिट लोड कंसिडर करना पड़ेगा जो कि एक मूविंग लोड होगा, ठीक है। और साथ में चाहे बीम हो, आर्च हो, ट्रस हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसके लिए आप इसको बना सकते हो। तो जैसे कि हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपका यहाँ पे कंसिडर करा है और हमको यहाँ पे ILD बनाना है रिएक्शन ए के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको ILD बनाना है तो सबसे पहले आपको रिमूव करनी पड़ेगी जो यहाँ पे रजिस्टेंस है, यानी कि जो रिएक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा है उसको, जो रजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे हम हटाएंगे और यहाँ पे अपना एक यूनिट लोड लगा देंगे 1 का। जैसे ही 1 का यूनिट लोड लगाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले एंड को यहाँ पे फिक्स कर देंगे और इसको अगर हम यहाँ पे देखें यूनिट लोड 1 है तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर की तरफ। जैसे एक पेन लो आप, और पेन लेने के बाद उसको यहाँ पे उंगली रख लो अपनी पेन की और उसको यूनिट से क्या करो, यहाँ पे डिस्प्लेस करो, तो आप देखोगे पेन घूम के कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यही बन के आ जाएगा हमारा ILD फॉर रिएक्शन RA के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आप लोग का ये ILD आ जाएगा। इसी तरीके से RB के लिए बनाना होगा तो यहाँ पे अब RB को हटा देंगे, यहाँ पे यूनिट लोड लगा देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास इसके लिए आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग ILD बनाते हैं, वो और उस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी पूरी क्लास हो जाएगी हमारी। इसके मेन प्रिंसिपल जो हमको, वो मैंने आप लोगों को बता दिए, क्या क्या इसका प्रिंसिपल, क्या इसका स्टेटमेंट्स था म्यूलर ब्रेसलो का। तो वो आपको ध्यान रखने, जितने भी पॉइंट्स बताएं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एडिशन ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्रेनाइट पॉलिशिंग वेस्ट, जो आपका ग्रेनाइट पॉलिशिंग वेस्ट होता है इन द डिज़ाइन मिक्स रिजल्ट, तो उसका क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलता है ये हमको बताना है। तो अगर आप लोग का एडिशन ऑफ अ स्मॉल पोर्शन, जो आपका GPW है, यानी कि जो आपका ग्रेनाइट पॉलिशिंग वेस्ट है, अगर हम इसको क्या करते हैं, अपना जो डिज़ाइन मिक्स होता है, जो हमारा सीमेंट का मिक्सचर बनाया जा रहा है या फिर उसमें सीमेंट सैंड बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी जा रही हैं, अगर हम उसको यूज करें एज अ सीमेंट यूज करें, फिर एज अ सैंड यूज करें, तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा ये हमसे कह रहा हूँ। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो GPW, जो हमारे ग्रेनाइट पॉलिशिंग वेस्ट है, इसको रिप्लेस करा गया है सैंड से। यानी कि जो हम सपोज सीमेंट है हमारे पास, सैंड है हमारे पास और वाटर है, ठीक है, हम पेस्ट बना रहे हैं अपना प्लास्टर के लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सैंड की जगह पर हमने GPW यानी कि जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग वेस्ट है उसको डाला, सैंड नहीं डाला। तो हमने देखा कि जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है दोनों चीज़ें बढ़ गई, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है वो दोनों चीज़ें बढ़ गई। अगली बार हमने क्या किया, सैंड को रहने दिया, लेकिन सीमेंट की जगह पर हमने क्या डाला, GPW डाला, जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग वेस्ट होता है। ग्रेनाइट की पावर का तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, रॉक्स होती है, बहुत ही सॉलिड होती है। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो है सीमेंट से जब उसको रिप्लेस करा गया तो देखा गया कि जो फ्लोबिलिटी थी वो तो बढ़ गई, लेकिन जो स्ट्रेंथ थी और ड्यूरेबिलिटी थी वो आप लोग की क्या हो गई, कम हो गई। जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी थी आप लोग की वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पर जो आप लोगों से पूछा गया कि डिज़ाइन मिक्स में अगर हम लोग ग्रेनाइट पॉलिशिंग वेस्ट करें तो उसका क्या फ़ायदा होगा, हाइयर वॉइड रेशियो हो जाएगा, लाइटर कॉन्क्रीट हो जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी या इंप्रूव हो जाएगी पैकिंग डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर और D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों की, अगर आप उसको रिप्लेस करोगे, सपोज अगर आप सीमेंट से रिप्लेस करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D सही। लेकिन यहाँ पर जनरल बात करिए तो जनरली हम सैंड से इसको रिप्लेस करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है इसकी पैकिंग डेंसिटी। जो पैकिंग डेंसिटी होती है वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। तो द ग्रेनाइट पॉलिशिंग वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट मेनली अराइज फ्रॉम द रिजल्टिंग इंप्रूवमेंट ऑफ पार्टिकल पैकिंग एंड ऑल्सो इम्प्रूव पैकिंग डेंसिटी। जो पैकिंग डेंसिटी होता है उसको ये जनरली इंक्रीज कर देता है। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग को जानने हैं तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए कि सीमेंट के साथ रिप्लेस किया गया तो क्या रिजल्ट देखने को मिले, और सैंड के साथ रिप्लेस करा गया तो क्या रिजल्ट हमको देखने को मिले। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीम सेक्शन एज द फॉलोइंग शेप। एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है और ये बताना हमारा इनमें से किस शेप के लिए है, चारों में से किस शेप के लिए डायग्राम हमारा बन के आया हुआ है। तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि शियर स्ट्रेस के वेरिएशन को शो कर रहा है हमारा। तो सबसे पहले आप लोग देखो शियर स्ट्रेस आती किस वजह से, तो शियर स्ट्रेस आती है आपकी दो वजह से अगर हम बात करें। एक आती है ड्यू टू
अगर हम बात करें सॉलिड बॉडी में तो शियर स्ट्रेस आती है ड्यू टू शियर फोर्स, जो कि शियर फोर्स की वजह से आती है, हमारी डायरेक्ट शियर फोर्स की वजह से आप कह सकते हो। और एक आती है आप लोग की ड्यू टू टॉर्जन। किसकी वजह से आती है? ड्यू टू टॉर्जन, जब आप टॉर्जन अप्लाई करते हो तो टॉर्जन की वजह से हम लोग देखते हैं T/J इजिकल टू 2/R इजिकल टू G θ/L। तो यहाँ पे जो आपकी शियर स्ट्रेस आती है वो किसकी वजह से आती है? टॉर्जन की वजह। जब एक कोई शाफ्ट होती है आप लोग की और उसको फिक्स कर दो और यहाँ पे आप उसको क्या करो, रोटेट करो या ट्विस्टिंग यहाँ पे आप डेवलप करो, उस एक्सिस के अबाउट क्या करो, उस पर एक कपल एक मूवमेंट आप लगाओ, ठीक है, एक कपल आप उस पर लगाओ, तो उसमें क्या होती है? ट्विस्टिंग आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होती है? डेवलप होती है। तो एक तो वो होता है। एक होता है ड्यू टू डायरेक्ट शियर फोर्स, जब आप किसी बॉडी के ऊपर शियर फोर्स लगाओ डायरेक्ट, तो उसकी वजह से कितना होता है? तो उसकी वजह से शियर स्ट्रेस होता है VA/Y/IB। कितना होता है? VA/Y/IB। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे V क्या होता है? डायरेक्ट शियर फोर्स हमारे पास होता है। तो मुझे इसको एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे यहाँ पे सिंपल ये समझना है। देखो, जो शियर स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी के। यहाँ पे बी क्या होती है आप लोगों की? विड्थ ऑफ द सेक्शन। क्या होता है? विड्थ ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे सारी चीज़ें लिखी हुई कि ए वाई क्या आप लोग के पास? मोमेंट ऑफ एरिया है, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है। आई क्या आप लोग के पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बी क्या आप लोग का? विड्थ ऑफ द सेक्शन। ये आपके पास है। तो देखो यहाँ पे आप लोग के पास जो टाउ इज इक्वल टू VA/Y/IB, ये फॉर्मूला हमारे पास आया। तो शियर स्ट्रेस देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ ऑफ द सेक्शन के। तो अगर आपकी किसी वजह से विड्थ कम हुई, किसी वजह से विड्थ कम हुई, तो सेक्शन में शियर स्ट्रेस क्या होगी? बढ़ जाएगी। सेक्शन में शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो शियर स्ट्रेस थी पहले क्या थी? कम थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है शियर स्ट्रेस हमारी बढ़ी। जो डायग्राम हमको गिवन है क्वेश्चन में उसकी बात कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन में देख लो आप लोग। क्वेश्चन में देखो ये डायग्राम जो आप लोगों को गिवन है इसको नोटिस करो। पहले आप लोग के पास क्या थी? शियर स्ट्रेस कम थी, लेकिन धीरे धीरे शियर स्ट्रेस क्या आप लोग की बढ़नी शुरू हुई। तो शियर स्ट्रेस बढ़ रही और शियर स्ट्रेस डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? विड्थ के। तो यहाँ पे देखो अगर आपकी शियर स्ट्रेस क्या थी? पहले कम थी फिर बढ़ रही। तो शियर स्ट्रेस अगर बढ़ रही तो विड्थ क्या हो रही होगी? सेक्शन की कम। तो इनमें से देख लो किस सेक्शन की विड्थ कम हो रही है, किस सेक्शन की क्या है? विड्थ आप लोग की कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले सेक्शन की विड्थ क्या थी? ज़्यादा थी और लास्ट में भी ज़्यादा थी। तो इसका मतलब टॉप पे और बॉटम पे क्या होनी चाहिए आप लोग की? अगर विड्थ ज़्यादा है तो शियर स्ट्रेस क्या होनी चाहिए आप लोग की? कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो देखो आप लोग के पास जीरो होनी चाहिए ना। एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि जो शियर स्ट्रेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ के। तो आप इस एंगल सेक्शन को नोटिस करो। सबसे पहले एंगल सेक्शन में देखो आपकी विड्थ क्या थी? ज़्यादा थी। तो विड्थ आप लोग की ज़्यादा थी तो स्ट्रेस कम थी। स्ट्रेस क्या थी? कम थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे नीचे आते गए तो यहाँ पे देखो विड्थ क्या थी, फिर इस सेक्शन पे देखो विड्थ क्या थी, तो विड्थ कम हो रही है। तो जैसे जैसे विड्थ कम होती गई तो शियर स्ट्रेस क्या बढ़ती गई? देखो शियर स्ट्रेस बढ़ती गई। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। सही है। लेकिन बाकी के सेक्शन में अगर तुम नोटिस करोगे तो ऐसा नहीं है। ट्रैंगुलर सेक्शन में अगर आप नोटिस करो या फिर इसमें अगर आप ट्रैंगुलर सेक्शन में देखो, यहाँ पे विड्थ कम थी लेकिन नीचे आते आते क्या विड्थ बढ़ रही है। तो विड्थ बढ़ रही है तो शियर स्ट्रेस कम होनी चाहिए, लेकिन शियर स्ट्रेस बढ़ रही है आपकी। उसके बाद आई सेक्शन में देखो, अगर आप आई सेक्शन को नोटिस करोगे तो आई सेक्शन का जो आप लोग का कुछ आएगा, कुछ इस तरीके का आप लोग को देखने को मिलेगा। शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग की विड्थ क्या होगी? कम होगी, तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। और टॉप और बॉटम पे देखो एक फिक्स्ड आप लोग के पास क्या है? विड्थ है। तो एक फिक्स्ड विड्थ है तो उसके हिसाब से क्या? शियर स्ट्रेस भी। लेकिन यहाँ पे देखो टॉप में तो शियर स्ट्रेस है लेकिन बॉटम में क्या आते आते वो एक तरीके से आप लोग की जीरो हो जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? आप लोग की कुछ विड्थ है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस हमको देखने को मिलेगी। और जबकि इस सेक्शन में आप देखो इस विड्थ को और इस विड्थ को कंपेयर करो तो ये ऑलमोस्ट क्या है? बहुत कम है कंपेयर टू टॉप विड्थ के कंपेरिजन में। तो इसलिए वो आप लोग का क्या है? एक नीचे एक लीनियर फॉर्म में आकर के उससे मिल गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक करते हैं और यही तरीका होता है। एग्जैक्ट आप अगर बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बनाना, उसको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने मैच करना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप लोग का जो है वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा और करेक्ट आंसर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखो, फॉर लोकेटिंग कंटूर्स बाय इनडायरेक्ट मेथड। आप इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से क्या कर रहे हो? लोकेट कर रहे हो कंटूर को। टू गाइड पॉइंट्स, ध्यान से सुनना, टू गाइड्स पॉइंट्स, पॉइंट ए एलिवेशन कितना उसका 600 मीटर है, पॉइंट बी जिसका एलिवेशन कितना 610 मीटर है, आर इस्टेब्लिश द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन इज 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके बीच का जो डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो कितना? 1 सेंटीमीटर है।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कंटूर, हमें डिस्टेंस बतानी कंटूर की, जो कि हमारा कंटूर कितने का 605 मीटर का है। पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस पे होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ऑन द प्लेन बात करिए ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब देखो क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले बताओ सर कंटूर क्या होता है। तो कंटूर हमारे पास होता है एक ऐसी लाइंस होती हैं जो ज्वाइन करती हैं इक्वल एलिवेशन पॉइंट को या इक्वल आरएल वाले पॉइंट को, जो इक्वल रिड्यूस लेवल होता है, जो इक्वल रिड्यूस लेवल वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंटूर्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पहले बात करी पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए की अगर हमारी बात करी तो पॉइंट ए का जो आप लोग का रिड्यूस लेवल था, एलिवेशन था, वो कितना था 600 मीटर था। तो इसको ज्वाइन करने वाला हमने ग्राफ बना दिया पॉइंट ए को, जो कि आया हमारा 600 मीटर का। ठीक है, तो हमने रेड वाले से आप लोगों को शो हो रहा होगा, या फिर आप ऐसे समझो कि मान लो ये कोई पॉइंट है, ये आप लोग का क्या है, मेन सी लेवल आपने लिया और यहाँ से आपका ये पॉइंट ए है, और पॉइंट ए का जो रिड्यूस लेवल था आप लोग का वो कितना था, वो था 600 मीटर। तो ये पॉइंट आपको देखने को मिला ए। उसके बाद आपसे बात करी पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी का कितना था 610, तो वो तो इससे ऊपर ही होगा, सिंपल सी बात है। तो मान लो पॉइंट बी का एलिवेशन आपको ये देखने को मिला 610, जो कि बी पॉइंट का आर एल कितना बी का, वो 610 है। तो इसको ज्वाइन करने वाला एक आपने क्या बनाया, कंटूर बनाया, और एक इसको ज्वाइन करने वाला कंटूर आपने बनाया। इस तरीके से दो कंटूर आपने बना दिए। तो इन्होंने कहा कि जो 60, अब इनका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इन्होंने बोला कि जो ए और बी है ना, ये जो दो कंटूर आपने बनाए, इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे गैप है वो कितना 1 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो 605 वाला पॉइंट होगा, तो मान लो 605 वाला पॉइंट तो इन दोनों के बीच होगा ना, सी, ये आ गया 605 मीटर का। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्लियर रहेगा। ये सी पॉइंट हो गया हमारा कौन सा 605 वाला। तो इसको पूछ रहा है, तो इसकी बताओ हमारी कितनी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्टेंस होगी। तो सबसे पहले देखो, अगर आप इनका गैप देखो, इनका गैप देखो 600 मीटर वाले का और 610 वाले का एलिवेशन पे। तो एलिवेशन पे इनका गैप जो है वो कितना 10 मीटर है, 10 मीटर। अब ये 10 मीटर का जो गैप है एलिवेशन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 10 सेंटीमीटर। और अगर हम देखें ए का सी से, क्योंकि ए का पूछा है ना प्लेन पे, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 5 मीटर है। तो हमसे कह रहा है कि 5 मीटर प्लेन पे हॉरिजॉन्टल कितना शो करेगा। तो हमने देखा यूनिटरी मेथड हमने इसमें लगाया, 10 मीटर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 मीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा 1/10 सेंटीमीटर को। तो हमें 5 मीटर बताना कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो कितना हो जाएगा 5/10 सेंटीमीटर। तो 5 टू जा 10, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। आप लोग को यहाँ पर डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन को देख लो। ये पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए का एलिवेशन 600 मीटर है, पॉइंट बी का एलिवेशन जो है वो कितना 610 मीटर है। ठीक है, तो इनके बीच का जो गैप हो गया वो कितना हो गया 10 मीटर हो गया। तो 10 मीटर का जो गैप है उसको कितने से रिप्रेजेंट करा गया 1 सेंटीमीटर से हॉरिजॉन्टल पे। तो हमसे कह रहा था कोई और कंटूर है, मान लो सी कंटूर है जिसका एलिवेशन कितना 605 है। तो 605 उसका एलिवेशन है, तो गैप कितना हो गया ए से इसका 5 मीटर हो गया। तो 5 मीटर जो होगा वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमने वही मेथड लगाया, 10 मीटर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा, तो 1 मीटर 1/10 को, तो 5 मीटर कितने को 0.5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल, आपको सबसे पहले बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो थी वो इस क्वेश्चन में ये थी कि जो कंटूर्स होता है वो क्या होता है। अगर वो आपको पता है कि जो इक्वल आरएल वाले पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने वाले जो लाइंस होती हैं कंटूर बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट ए वाली लाइन हो गई, अगर मैं इसको सामने से देखूँ तो एक लाइन दिखाई देगी और ये भी एक लाइन दिखाई देगी, यानी ये भी एक कंट्रोल लाइन है, ये भी एक कंट्रोल लाइन है। तो हमसे बोला कि ये जो कंट्रोल लाइन है ना दो, इनके बीच का जो एलिवेशन है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हमने एक सी कंटूर और बना दिया जो कि 605 पे 605 उसका एलिवेशन है। ठीक है, तो हमको ये बताओ कि ये जो 5 मीटर का गैप है कितने से रिप्रेजेंट होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको समझने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन से फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी स्पैन कितनी एल है, 2 पॉइंट लोड्स उस पर लगे हुए हैं, ईच मैग्नीट्यूड इज पी, और हर एक का मैग्नीट्यूड कितना है पी है हमारे पास। चलो ठीक है, एक्टिंग ऑन 1/3 ऑफ द स्पैन, जो कैसे एक्ट कर रहे हैं 1/3 ऑफ द स्पैन पे एक्ट कर रहे हैं। अगर ये एल है तो ये भी L/3, ये भी L/3, ये भी L/, क्योंकि 1/3 पे एक्ट कर रहे हैं तो ये एक्ट कर दिया, एक 1/3 पे एक्ट कर रहे हैं तो ये एक्ट कर दिया, और टोटल कितना हो गया L, तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा L, एज सो इन फिगर। और फिगर में भी हमको दिखा रखा है। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना रिलेटेड टू BMD, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसको लेकर के। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने नहीं लगता, मैं देखता कि कौन सा लोड है हमारे पास, पॉइंट लोड। सबसे पहली चीज़ पॉइंट लोड है,
उसके बाद मैं नोटिस करता हूँ कि पॉइंट लोड है तो मेरे पास जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कैसा आएगा, लीनियर आएगा। कैसा आएगा, लीनियर। और एस एफ डी कैसा आता है, स्ट्रेट आता है। ठीक है, लोड के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि सर अगर पॉइंट लोड होता है तो एस एफ डी स्ट्रेट और बेंडिंग मोमेंट लीनियर। यू डी एल होता है तो आपका एस एफ डी लीनियर, बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक। और अगर यू वी एल लोड होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो एस एफ डी जो आता है वो पैराबोलिक और बेंडिंग मोमेंट जो आता है वो क्यूबिक। ये हमको पता है। ठीक है, तो मैं देखता कि पॉइंट लोड है हमारे पास, पॉइंट लोड है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर आएगा। सबसे पहले इतना चेक कर लेता। फिर उसके बाद देखता सपोर्ट कैसी है, तो सपोर्ट देखता, तो सपोर्ट हमारे पास कैसी है, सपोर्ट हमारे पास है सिंपली सपोर्टेड है क्योंकि एक ही रिएक्शन आ रही है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा मेरा, जीरो। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। और लोड लीन पॉइंट लोड है तो लीनियर डायग्राम आएगा। तो कुछ इस तरीके का लीनियर डायग्राम आएगा। और यहाँ से यहाँ तक कोई लोड है नहीं तो यहाँ पे क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके का मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाता है। इसका मैं बनाने नहीं लगता, सिंपल इस तरीके से कर लेता इसको। अब इसके हिसाब से मैं पॉइंट चेक करता कौन सा, तो बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट मिड स्पैन। देखो मिड स्पैन पे जीरो कहाँ, मिड स्पैन पे तो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट देखने को मिल रहा है। बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट इंक्रीज लीनियरली अप टू द मिड थर्ड, देन डिक्रीज लीनियरली इन द मिडिल वन थर्ड। यानी कि पहले बोल रहा है कि इंक्रीज करता है मिडिल थर्ड में, फिर कह रहा है डिक्रीज करता है। और भी पॉइंट देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट इज कॉन्स्टेंट एड मिडिल वन थर्ड। बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट होता है मिडिल थर्ड में, ये बात भी बिल्कुल सही है। बेंडिंग मोमेंट इज कॉन्स्टेंट, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट इन लेफ्ट वन थर्ड। लेफ्ट वन थर्ड पे कांस्टेंट होता नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब इन दोनों में देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट इन द मिडिल वन थर्ड। मिडिल वन थर्ड में कांस्टेंट है, या फिर बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट इंक्रीज लीनियरली टू मिड स्पैन। मिड स्पैन तक इंक्रीज कर रहा था, नहीं। मिड स्पैन तक कहाँ इंक्रीज कर रहा था भाई, वो तो L/3 तक ही तो इंक्रीज कर रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो मिड स्पैन में आपने देखा था कांस्टेंट था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं तो इसको ऐसे करता, ठीक है। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि सर इसका बेंडिंग मूवमेंट बना के तब करके दिखाओ, तो भाई तब देख लो। तो अगर हमारे पास ये सिंपली सपोर्टेड है, पी के लोड लगे हुए हैं, L/3 तो सबसे पहले आप लगाओ समेसन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो। तो वर्टिकल फोर्स आर ए प्लस के आर बी अपवर्ड फोर्स है और ये डाउनवर्ड फोर्स है, तो पी कितना हो गया, 2p हो जाएगा। तो आर ए प्लस आर बी इजिकल टू आएगा 2p। फिर आप ले लो मोमेंट अबाउट ए, समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, क्योंकि आप लोग की हिंज सपोर्ट है तो मोमेंट क्या होगा, जीरो। तो ए के अबाउट मोमेंट ले लोगे, तो मोमेंट लेना आप लोग को आता ही है। मोमेंट जब आप लोगे तो यहाँ पे देख लो आप लोग मोमेंट के साइन को जिस तरीके से आप लोग कंसिडर कर लेना। अगर ये सेक्शन है तो सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, और सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव। सेक्शन का ये सेक्शन है, इसके लेफ्ट और राइट से आप देख लेना। तो अगर आपने यहाँ पे लिया तो इस सेक्शन को कंसिडर कर लो। तो सेक्शन के अगर आप जाओगे इस तरीके से, तो अगर आप जाओगे तो इसको प्लस भी ले सकते हो। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, आप यहाँ पे फिक्स करा आपने, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस ले लिया, इसकी वजह से क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टर्न आएगा तो वो प्लस ले लिया। और मोमेंट आपको बताइए फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी होती है, ठीक है। उतना बेसिक से मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको आपको इतना आई हो पाता होगा। तो यहाँ से आर ए आर बी आप निकाल लोगे तो आर ए आर बी आ जाएगा पी, ये भी पी आ जाएगा और ये भी पी आ जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो अब यहाँ पे अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप अलग अलग सेक्शन कट करो। यहाँ पे एक्स सेक्शन कट करा इस वाले आर ए का इफेक्ट जानने के लिए। फिर आप लोग एक सेक्शन यहाँ पे कट करते, तो यहाँ पे कट करते तो आप आर ए का और पी का इफेक्ट जानते इस वाले सेक्शन पे। फिर आप यहाँ पे एक सेक्शन कट करते तो इसका आर ए का, पी का और पी का इफेक्ट देखते इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया ये। फिर एक तरीका क्या, आप एक ही सेक्शन कट करो और सारे फोर्स को कवर कर लो। एक ही सेक्शन कट करो और सारे फोर्स को कवर कर लो। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने ये सेक्शन कट करा एक्स एज ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इसका भी इफेक्ट देख सकता हूँ, इसका भी और इसका भी, इन सब के इफेक्ट में देख सकता हूँ। तो मैंने मोमेंट लिया अबाउट सेक्शन एक्स, तो मोमेंट अबाउट सेक्शन एक्स लिया, तो वही आप देखो ये सेक्शन है तो इधर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव, ऐसा करके आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये सेक्शन लिया तो मैंने, ये आप लोग को इधर जा रहा था p इंटू एक्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब इसका इफेक्ट लिया मैंने तो ये आप लोग का एंटी क्लॉकवाइज जाएगा इधर से, तो ये आप लोग का p, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल x थी, तो इस x में से हमने क्या करा, माइनस कर दिया इस L/3 को, L/3 को, तो ये डिस्टेंस बच जाएगी x माइनस का L/3। इसी तरीके से ये लूँगा p, तो p लूँगा तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी 2L/3 हो जाएगी, ये x है तो इतनी चाहिए, तो x माइनस के 2L/3। अब देखो, अब अगर मैंने सेक्शन एक कट करा था, सारे फोर्स को कंसिडर कर रहा था, तो इसमें जो बस डिस्टेंस को ध्यान रखना कैसे रखेंगे। अगर मैं डिस्टेंस लूँगा सपोज x इजिकल टू 0, तो वो केवल मैं इतनी स्पैन को कंसिडर करूँगा, इस वाली स्पैन को, तो x इजिकल टू 0 लूँगा तो ये।
और अगर मैं लूँगा x इजिकल टू 3, अगर मैं सपोज x इजिकल टू 0 लेता तो मैं इनसे मतलब नहीं रखता अपना, सिर्फ इस वाले में रखता x इजिकल टू 0, तो मोमेंट आ जाता 0 इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, अगर मैं लूँगा x इजिकल टू l/3, x इजिकल टू l/3, तो x इजिकल टू l/3 लूँगा तो ये वाली AD स्पैन को कंसिडर करूँगा, इस पर जो भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये आ रहा है मेरे पास और ये आ रहा, तो इन दोनों को मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को ही मैंने कंसिडर करा। अब मैं डिस्टेंस लूँगा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे कहीं लिया, ये वाला सेक्शन कट करा, तो यहाँ पे डिस्टेंस लिया मैंने l/2, क्योंकि ये मिड स्पैन है, मैंने l/2। तो अब मैंने l/2 लिया है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखो यही दो तो मेरे पास फोर्स आ रहे हैं, तो इन दोनों को ही मैं लूँगा। तो देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड वाला लिया, फर्स्ट और सेकंड वाला। अब अगर मैं इसको लेता, यहाँ पे लेता, तो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस कुछ भी कंसिडर करता, मान लो कोई भी डिस्टेंस लेता, सपोज मैंने ले लिया 2l/3 पे मैंने ले लिया, तो 2l/3 पे लेता, तो ये भी ये भी ये भी, यानी कि तीनों सेक्शन को कंसिडर करता। तो दो तरीके होते हैं अपने, कोई सा भी तुम उसको कंसिडर कर सकते हो जो सुटेबल रहे आप लोगों का। फिर आप लोग क्या करोगे, अलग अलग सेक्शन पे क्या करोगे, एट x इजिकल टू l/3 पे, x इजिकल टू l/2 पे जब आप निकालोगे तो बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, और उस बेंडिंग मोमेंट को आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ पे प्लॉट कर दोगे। तो जब डी पे देखोगे तो PL/3, ई पे देखोगे तो PL/3, तो यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट हो गया, ये 0 था, तो यहाँ से यहाँ तक कैसा कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लोगे। सबके अलग अलग तरीके होते हैं SFD BMD बनाने के, लेकिन अगर किसी को नहीं आता, किसी को SFD BMD बनाना नहीं आता, तो बहुत बेसिक सा है, आप लोग डाल देना SFD एंड BMD बाई VIP सिविल गुरु। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, एकदम बच्चों की तरह मैंने SFD BMD बनाना सिखाया हुआ है, वो वीडियो आप देख लेना, SFD BMD क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले ही मुझे वो वीडियो रिकमेंड करनी थी आपकी, यहाँ पे टाइम ही नहीं इसका वेस्ट करना था। अगर आपकी वो वीडियो देखी हुई है तो आप लोग इजीली क्या करोगे, SFD BMD जो है अपना बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मॉइस्चर कंटेंट एट विच अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन प्रोड्यूस मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो हमको मालूम है जो कॉम्पैक्शन, सबसे पहले बात करेंगे कॉम्पैक्शन क्या होता है। तो कॉम्पैक्शन होता है आपका एक्सपल्सन ऑफ एयर। जब आप लोग क्या करते हो, सोइल के ऊपर लोड लगाते हो, तो एयर जो होती है उससे बाहर हो जाती है, और इसकी वजह से जो उसकी ड्राई डेंसिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। सपोज ये आपके पास सोइल है, ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर आपने लोड लगाया, तो जैसे ही आप लोड लगाओगे, तो सपोज इसके नीचे 3 पर्सन है, कोई भी 3 पर्सन है आपके, और इन 3 पर्सन का नाम था, एक का एयर था, एक का वाटर था, और एक का सोइल सॉलिड था। सोइल सॉलिड, ठीक है, सोइल सॉलिड। तो सबसे पहले जब आपने लोड लगाया तो सबसे पहले बाहर निकलेगी एयर। तो जब एयर इससे बाहर निकलती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पैक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ये जो वाटर होता है ये जाता है, मतलब एकदम अकड़ में जाता है, अपनी बोलता है कि अच्छा लोड आ रहा है, लोड आ रहा है, इसको मैं रजिस्ट करूँगा। तो जैसे ही लोड को रजिस्ट करना है, वाटर जाता है, तो वाटर जाता है, तो स्टार्टिंग में तो रजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इसको असली औकात पता चलती है अपनी, तो पता चलता है कि मैं इसको रजिस्ट कर ही नहीं सकता लोड को, तो ये वाटर भी बाहर निकलने लग जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंसोलिडेशन। और फिर जाता है हमारा सोइल सॉलिड, जो कि हीरो होता है, और जो असली हकदार होता है वो जा करके इस लोड को क्या करता है, रजिस्ट करता है। और जब ये लोड को रजिस्ट करता है तो जितनी यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होती है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो जो एयर यहाँ से बाहर निकली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं अपना, जो कि वाटर कंटेंट वर्सेस क्या होता है, ड्राई डेंसिटी होता है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको देखने को मिलता है कि जब हम वाटर कंटेंट बढ़ाते जाते हैं तो ड्राई डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो एक पॉइंट ऐसा मिलता है, एक पॉइंट ऐसा मिलता है उस वाटर कंटेंट पे जहाँ पे हमको ड्राई डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम देखने को मिलती है। तो वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देखने को मिलती है, या वो वाटर कंटेंट जिस पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं OMC। एक सेकेंड गाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, OMC। तो OMC क्या होता है हमारे पास, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे क्या होता है, हमको जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज देखो, मैं आप लोग को बता दूं, आज है हमारी क्या 25 मई, और कल हमारा 24 मई था। तो फाइनली हमारा SSC JEE का रिजल्ट जो है वो आउट हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़े हैं उनका भी काफ़ी का सिलेक्शन हुआ है, और उनके साथ बहुत जल्दी हमारा इंटरव्यू भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो सेलेक्ट हुए हैं, जो लक्ष्य बैच में थे। अब आप लोग के लिए देखो स्पेशल रिकमेंडेशन है यार, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लक्ष्य 2.0 बैच ज्वाइन कर लो। फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं लड़के, अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो कम से कम ट्रस्ट कर लो। तो लक्ष्य 2.0 आप लोग का चल रहा है, जिसकी जो फीस थी वो 1199 रुपीज़ थी। अभी जा कर के आप वहाँ पे कूपन कोड लगाओ, विपिन सर
विपिन सर 10100, यह भी कूपन कोड आप लगाओगे तो यहाँ पे ऑफ देखने को मिल जाएगा। जाओ ज्वाइन करो, बेहतरीन कंटेंट का फ़ायदा उठाओ, पीडीएफ एमसीक्यू सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, सारी चीज़ें डाउट वाउट सेशन सब अवेलेबल होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो 8077283538 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो।